अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का जो दूसरा पार्ट है हमारा वीडियो, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में 1 से लेके 50 तक एमसीक्यू शेयर किए थे। आज हम एमसीक्यू नंबर 51 से शुरू करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरर के जो प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, जिसको पेडागोजी या एजुकेशन के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एलिमेंट्री स्कूल टीचर के जो है हमारे पास जो टेस्ट होते हैं एमसीक्यूज़ के, वो हैं, उसके लिए भी हैं। और एफजीआई के जो जॉब्स हैं उसके लिए, और गेट सब्जेक्ट जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या दूसरे जो एजुकेशन के हवाले से जो जॉब्स होती हैं, उनके लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और हमने कोशिश की है उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करें कि जो हमारे पास पास्ट पेपर में ये आए हुए हैं। तो आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे, पहले सेशन में हमने एमसीक्यू नंबर 1 से लेके 50 तक किया, अब हम 51 से लेके 100 तक इस सेशन में जो है इसको कवर करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 51 और सब्जेक्ट है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। चलें जी। द पॉलिसी डेट फॉर्मली लिंक्ड एजुकेशन विद मैन पावर। कौन सी पॉलिसी थी जिसने मैन पावर को बाकायदा तौर पे एजुकेशन के साथ लिंक किया? वो हमारे पास 1959 की कमीशन थी, जिसमें जनरल अयूब खान के दौर में जो है हमारे पास ये पॉलिसी आई थी। ठीक है। अच्छा जी। द 1959 कमीशन रिकमेंडेड एजुकेशन फॉर। जब 1959 की हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन ज़्यादातर जिस पे जोर दिया था वो क्या था? इलीट पे था? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था? रिलीजियस पर्पस पे था? नहीं। मिलिट्री ट्रेनिंग पे था? नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे पास पाकिस्तान था 1959 में शदीद माली बहरान का जो है वो शिकार था। तो ज़्यादा जो रिकमेंडेशन थी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी थी कि एजुकेशन के हवाले से ऐसे इकदामात किए जाएं कि जिसमें मुआशी बेहतरी हो, मुआशी तरक्की हो। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अच्छा जी। एमसीक्यू नंबर 53। द पॉलिसी इम्फिसाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वाज। ठीक है। तो कौन सी पॉलिसी थी जिसने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए? ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि एमसीक्यू नंबर 52 में हमने पढ़ा कि वो कौन सी पॉलिसी थी जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, मुआशी तरक्की पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अब ये वो हमारे पास जो है एमसीक्यू है कि जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसका आंसर है 1972। 1979 में भी जो जनरल ज़ियाउल हक साहब की थी उस पर भी नहीं थी। 1992 नवाज शरीफ की, 1998 नवाज शरीफ, ये हमारे पास तीनों नहीं है। तो 1972 जो है हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी। एमसीक्यू नंबर 54। द 1972 पॉलिसी एम टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अप टू। जो 1972 की जो पॉलिसी थी, जो कि हमारे पास जो है भुट्टो साहब ने जो दी थी, वो बता रहे हैं कि वो प्राइमरी लेवल तक थी, मिडिल लेवल तक थी, सेकेंडरी लेवल तक थी, या यूनिवर्सिटी लेवल तक थी। तो रिकमेंडेशन जो थी वो सेकेंडरी लेवल पे थी। वो अलग बात है कि सेकेंडरी लेवल तक उसको अचीव नहीं किया गया। 1972 की पॉलिसी जो है वो पार्शल हमारे पास इम्प्लीमेंट हुई, ज़्यादा मतलब कम्प्लीटली उसको हम कामयाब नहीं कह सकते। तो हमारे पास सेकेंडरी लेवल तक उसके एम थी, मकासद में उसमें शामिल थी, याद रखें। हम यहाँ पे अचीवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंडरी लेवल दी थी लेकिन अचीव नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है, तो इसलिए हम सेकेंडरी लेवल पे हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। एमसीक्यू नंबर 55। द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल गेन मोमेंटम इन। जिस पे हमारे पास हम कहते हैं कि तालीम सब के लिए, ये जो मोमेंटम था, ये जो कंसेप्ट था, ये किस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हुआ? 1959 पॉलिसी में भी नहीं था, 1972 की पॉलिसी में था। ठीक है। 1998 नवाज शरीफ की पॉलिसी में भी नहीं था, 2009 की पॉलिसी में भी नहीं था, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे। 1959 में भी नहीं था। तो 1972 इसका जो है वो आंसर है। ठीक है। चलिए जी, चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी। सीरियल नंबर 56। मॉस्क स्कूल्स स्कीम वाज पार्ट ऑफ। हमारे पास एक ऐसे हमारे पास एक एजुकेशन पॉलिसी आती है कि जिसमें हमारे पास जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो एजुकेशन को
एजुकेशन में इस्लामिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्लूड की थी। तो ये याद रखें कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हमारे पास मॉस्क स्कूल का जिक्र किया जाए, मकतब स्कूल का जिक्र किया जाए, ठीक है, मॉस्क स्कूल का जिक्र किया जाए, मकतब स्कूल का जिक्र किया जाए, तो आपने जो है 1979 को जहन में रखना है। ये हमारे पास वो पॉलिसीज़ हैं कि जिसमें इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, मॉस्क स्कूल, मकतब स्कूल, इस तरह बेपनाह जो हमारे पास ये जो स्कूल्स हैं वो 1979 पॉलिसी में जो है वो हमारे पास शामिल थे। ठीक है, तो इसका आंसर है 1979। 1972 में मकतब स्कूल, मस्जिद स्कूल का जो है कोई जो है जिक्र नहीं था, 1992 में भी नहीं था, इवन 2009 की पॉलिसी भी नहीं है। तो ये 1979 जनरल ज़िया-उल-हक साहब के जो है वो दौर में है। ठीक है। अच्छा जी, द 1979 पॉलिसी इंटीग्रेटेड। तो 1979 की पॉलिसी में क्या क्या चीज़ों को जो है वो यकजा किया गया। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है कि किस जगह को यकजा किया। साइंस ओनली, साइंस तो हमारे पास शुरू दिन से ही 1947 से ही उस पर हमारा फोकस है। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग पे भी नहीं, टेक्निकल ट्रेनिंग पे भी नहीं। तो इसका आंसर है रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो जो मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, उसको एजुकेशन लूप के अंदर लाया गया, और मसाजिद के अंदर ही स्कूल खोले गए, मकतब के अंदर ही स्कूल खोले गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। याद रखें, इसके पीछे बैकग्राउंड जो है आप फिर आपने जानना है कि जनरल ज़हुलक साहब के दौर में जो है वो रिलीजन और मॉडर्न एजुकेशन जो है वो उसको यकजा किया गया। अच्छा जी, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज हमारे पास बहुत सारे पेपर्स में आया है कि प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड इन एजुकेशन स्टार्टेड स्ट्रांगली आफ्टर। याद रखें कि हमने जब पहले पढ़ा कि 1972 में हमारे पास जो मुख्तलिफ इदारे थे उसको नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज किया गया। ठीक है, नेशनलाइज का मतलब क्या है कि तमाम सरकारी इदारों को हुकूमती तहवील में ले लिया गया कि उनका कंट्रोल जो है हुकूमत संभालेगी। वो 1972 में था। अब देखिए 1972 के बाद 1992 में दोबारा इस फैसले को जो है रद्द किया जाता है, और प्राइवेटाइजेशन को जो है दोबारा अहमियत दी जाती है कि अभी आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोबारा खोल सकते हैं। 1972 में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको गवर्नमेंट ने जो है ऑन कर लिया था। ठीक है, तो ये याद रखें कि 1972 में नेशनलाइजेशन और 1992 में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर लिया था कि अब आए और प्राइवेट सेक्टर मुकाबला करे। तो अभी आपने देखा होगा कि जो इकरा यूनिवर्सिटी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, आपके पास जो इतने एयर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्राइवेटली जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1992 में इसका डिसीजन हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इन 1992 पॉलिसी मेनली रिवर्स्ड। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि अब देखिए ये वही था जिसमें अब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि वो बता रहे हैं कि 1992 की पॉलिसी में किस चीज़ को रिवर्स किया गया था। तो वो नेशनलाइजेशन को रिवर्स किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन वो थी कि जिसमें तमाम सरकारी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लिखिए लिया गया था, तो लिहाजा इसको रिवर्स किया गया। ठीक है, याद रखें लफ्ज़ रिवर्स यूज हुआ है। ठीक है, तो 1992 की पॉलिसी में इसको रिवर्स किया गया, तो लिहाजा इसका जवाब है नेशनलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है, इस्लामाइजेशन भी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं है। अच्छा जी, फिर आती है हमारे पास 1998 की पॉलिसी जो है वो क्या थी। तो 1998 की पॉलिसी की जो ड्यूरेशन थी वो 2010 थी। इसको जब लिखा भी जाता है तो 1998 इसके बाद डैश फिर 2010 लिखा जाता है। ठीक है, तो पॉलिसी ड्यूरेशन जो थी कि इसकी वो 2010 तक थी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 61। 1998 पॉलिसी इम्फिसाइज्ड। अब देखिए आपको जो इसका आंसर है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखें शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स थे। अब देखिए वो बता रहे हैं 1998 की पॉलिसी की जो ड्यूरेशन थी वो कब तक थी, 2010 तक थी। तो अब ये देखिए ये तकरीबन 12 साल, 12 साल लगते हैं। अब इसी का जवाब इसी में छुपा हुआ है। देखिए शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स है, नहीं 12 साल कोई शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स नहीं है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है, ये बिल्कुल रिलीजियस रिफॉर्म्स है, उसके हवाले से जिक्र नहीं हो रहा है, मिलिट्री एजुकेशन के हवाले से जिक्र नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए ये 12 ईयर्स जो है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आती है।
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बाज़ औक़ात आप जब एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो पेपर में आप देखें कि एक एमसीक्यू का जवाब दूसरे एमसीक्यू में छुपा होता है, तो उससे आप आसानी से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, इसका आंसर आपको पता है और इसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप इस आंसर के ज़रिए ही इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो तलाश कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है वो जो है किस एजुकेशन पॉलिसी में जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो वो 1998 में जो हमारे पास नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे उसका जोर दिया गया था कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है वो होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम 2009 की पॉलिसी में। 2009 पॉलिसी एम टू अचीव लिटरेसी रेट। 2009 में जो एक टारगेट रखा गया था लिटरेसी रेट का, शरह ख्वानदगी का रेट, कि जिसमें हर फर्द लिखना और पढ़ना जानता हो उसको हम लिटरेट कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो रखा गया था ये 85% रखा गया था। 70 भी नहीं था, 75 भी नहीं था, 85 भी नहीं था, 95। तो इसका जो हमारे पास जो रखा गया था टारगेट, वो 85% था। और ये याद रखें कि ये कब रखा गया था, कि 2009 की पॉलिसी में रखा था कि इसको हम अचीव कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अब देखें 2009 से अब हमारे पास, अब जो हमारे पास 2026 है, हम अब कितने परसेंट पे चले गए हैं? हम 63% तक आए हैं। अब आप खुद सोचें कि 63% और 85% में कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। ठीक है। तो आप ये देखें कि कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। ठीक है, अब तक हम जो है इवन 65 को अचीव नहीं कर चुके हैं, जबकि वहाँ पे हमारे पास 85 था। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी भी। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 64 पे आते हैं। द पॉलिसी डेट डिक्लेयर्ड एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, वो कौन सी पॉलिसी थी जिसने तालीम को एक बुनियादी हक जो है वो करार दिया गया था? तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? वो 2010 में अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, 2010 में तरमीम की गई थी और उसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट जो है वो जो है ये डिक्लेयर किया गया था। याद रहे जब इसके, ये तो अभी पूछा जा रहा है कि किस पॉलिसी, यानी कि 1998, 2009, 2010 कब अमेंडमेंट की थी, तो 2010 है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत जो है तालीम जो है वो एक बुनियादी हक है, तो वो आपके पास आर्टिकल है 25A, 25A के, जिसमें जो है वो तालीम हासिल करना जो है वो एक रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 65 पे चलते हैं। आर्टिकल, ये उसी की देखें जो मैं बात हो रही थी, आर्टिकल 25A वाज एडेड थ्रू 17वीं तरमीम के जरिए, 18वीं तरमीम के जरिए, 19वीं या 20वीं तरमीम, तो ये हमारे पास 18 अमेंडमेंट में जो है इसको ऐड किया गया था। अच्छा जी, आगे बता रहे हैं, आफ्टर 18 अमेंडमेंट करिकुलम रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड टू। अब 18वीं तरमीम के बाद अब जो निसाब साजी है, जो निसाब हम बनाएंगे, वो किसकी जिम्मेदारी है? तो याद रखें कि पहले जब हमारे पास, इससे पहले जितने भी अक्सर जो निसाब बने हैं वो फेडरल लेवल पे बनते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब ये सूबों का काम है। सूबा अपना अपना निसाब जो है वो बनाएगी। क्लियर है? चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 67 पे चलते हैं। 67 पे, द मेजर इश्यूज आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन वाज। ठीक है, वो बता रहे हैं कि अच्छा, सेंट्रलाइजेशन वो होती है कि जिसमें हमारे पास पहले हम सेंट्रलाइजेशन में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा जी, सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? सेंट्रलाइजेशन वो होती है कि जो तमाम तर इख्तियारात जो है वो टॉप लेवल पे होते हैं। इख्तियारात जो है वो ऊपर की सतह पे होते हैं, नीचे की सतह पे नहीं होते। इस तरह जो हो है कंसेप्ट को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कि तमाम ये इख्तियारात को हम निचली सतह पे जो है वो मुंतकिल कर देते हैं, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो चलें जी, वो बता रहा है द मेजर इश्यूज आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? यूनिटी है, पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन है, बेटर कोऑर्डिनेशन है, या ओवर फंडिंग है? तो वो पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन में आ जाती है। ठीक है, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, उसको सही तौर पे मॉनिटर नहीं किया जा सकता। अब जो है अपनी मनमानी की जा सकती है। कानून को जो है वो ज़्यादा तौर, पॉलिसीज़ को जो है सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये है। ठीक है।
चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। 68 पे चलते हैं। हमारे पास कह रहा है कि सिंगल नेशनल करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस गैप बिटवीन। जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो जो हमारे पास दिया गया था, वो बेसिकली तौर पे किस चीज़ का फ़र्क ख़त्म करने के लिए जो है बनाया गया था? अर्बन और रूरल, शहरी और देहाती के माबेन, या पब्लिक और प्राइवेट, या फिर मदरसा और फॉर्मल स्कूल्स? तो इसका जवाब हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है कि सिंगल नेशनल करिकुलम का जो मेन मकसद यही था कि फ़र्क को ख़त्म करना, चाहे वो अर्बन हो, रूरल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, तमाम एक चीज़ें पढ़ाएं। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं सर सिंगल नेशनल करिकुलम में तो हमारे पास प्राइवेट स्कूल में अब भी अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं और गवर्नमेंट में अलग भी किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें कि निसाब का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक ही किताब तमाम उसमें पढ़ाया जाए। निसाब आपको जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसके बारे में आपको बताता है, एसएलओज के बारे में बताता है। ठीक है? तो एसएलओज का मतलब ये है कि क्या चीज़ आपने बच्चों को जो है पढ़ानी है और वो अचीव करनी है, कौन से लर्निंग के जो मकासद है, आउटकम्स है, वो आपने पढ़ाने हैं। तो वो कोई जो है एक जो है मिसाल के तौर पे 500 पेजेस के जो प्राइवेट स्कूल है वो उसके ज़रिए अचीव करते हैं, ज़्यादा बेहतरीन पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आपने जो है गरीब और देहातों का भी फ़र्क ना होगा, तो हो सकता है वो उसी 500 पेजेस के अलावा से वो एक 200 पेजेस की बुक पे डिज़ाइन करके उन्हीं एसएलओस को अचीव किया जा सकता है। ठीक है? तो किताबों का यहाँ पे ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम में है। इसका मतलब है कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज़ है। कुछ लोग उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं और कुछ लोग उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा जी, 69 पे आते हैं। सिंगल, अगर आपके पास ये एमसीक्यू में आ जाता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम का क्या मतलब है कि तमाम जो है वो प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में एक ही जैसा पढ़ाया जाए, तो आप उन पे नो करना है। ठीक है? अच्छा जी, सिंगल नेशनल करिकुलम एम टू इंश्योर, तो वो बता रहा है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है किस चीज़ की इंश्योरिटी देती है, किस चीज़ को यकीनी बनाती है? मल्टीपल करिकुलम, ये तो बिल्कुल गलत है। नो करिकुलम, ये भी बिल्कुल गलत है। प्राइवेट कंट्रोल, ये भी नहीं है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यानी कि तमाम मुल्क में एक ही जैसा निसाब जो है वो राइज हो। ठीक है? चलें जी, आते हैं 70 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर, एसएनसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन फेसेस। तो ये हमारे पास याद रखें कि इसमें मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया गया था ये मुख्तलिफ फेजेस में बनाया गया था। मतलब पहले ये था कि जो है वो 1 से लेके 5th तक जो है वो करिकुलम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 से लेके 7th और 8th क्लासेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 9th 10th और इस तरह जो है ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ठीक है? तो लिहाजा तो ये सबसे पहले देखें कि 1 to 5 तक हमारे जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो प्राइमरी लेवल बनता है। सेकेंडरी लेवल भी नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल भी नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, तो प्राइमरी लेवल इसका आंसर है। क्लियर है? चलें जी, ये स्टूडेंट आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो 71 पे चलते हैं। हमारे पास 71 पे कह रहा है, 71 पे क्या, सिंगल नेशनल करिकुलम फेस 1 फोकस्ड ऑन। तो ये जैसे मैंने आपको पिछले उसमें समझाया कि ग्रेड 1 से लेके 5th तक जो हमारा फेस 1 था, ये जो है वो हमारे पास फेस 1 में था। अच्छा जी, सिंगल नेशनल करिकुलम फेस 2, तो फेस 2 हमारे पास मिडल तक था। यहाँ पे हमारे पास देखें प्राइमरी लेवल तक था। फेस 3 जो है अभी देखें किस चीज़ में आ जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ये तो बड़े आसान से एमसीक्यूज हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। 74 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 74, द 2020 पॉलिसी फोकसेस ऑन। जो 2020 की जो पॉलिसीज थी वो हमारे पास बेसिकली तौर पे क्या थी? सिंगल नेशनल करिकुलम पे ज़्यादा काम हो रहा था, तो लिहाजा प्राइवेटाइजेशन भी नहीं थी, मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं थी, रिलीजियस एजुकेशन भी नहीं थी। तो ज़्यादा जो फोकस था वो हमारे पास करिकुलम था, यक निसाब, यक कौमी निसाब जो था वो था हमारे पास, कि तमाम पाकिस्तान में एक ही जैसा जो है वो निसाब राइज हो। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास एमसीक्यू नंबर 75, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाज एम्फिसाइज स्ट्रांगली इन। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जब सबसे ज़्यादा जो है वो एम्फिसाइज किया गया था वो 2009 की पॉलिसी में जो है किया था। याद रखें, अगर इधर हमारे पास 1992 आ जाए तो फिर जो है आपने 1992 पे भी जो है वो क्लिक करना होगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास 1992 नहीं है, तो आपने 2002 को जो है आपने वो कर देना है। क्लियर है? अच्छा जी, 2009 पॉलिसी एड्रेस टीचर्स ट्रेनिंग थ्रू। तो जो 2009 की जो पॉलिसी है उसमें जो है टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो बताया गया है कि किस तरह जो है करेंगे।
तो उसमें ये था कि एजुकेशन जो स्ट्रेंथ है, जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। एलिमिनेटिंग टीचर्स भी नहीं है, प्राइवेट ट्रेनिंग भी नहीं है, और ये हमारे पास ये भी नहीं है। ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? चलें जी, आगे चलते हैं। 77 पे आते हैं हमारे पास। अच्छा जी, 77 पे आते हैं हमारे पास। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंसेप्ट अपीयर्स इन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि वो टेक्निकल स्किल्स, वो हुनर जो आपके बाकी ज़िंदगी में काम आती हैं, ये सिर्फ डिग्री से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्क से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है। तो इस चीज़ का जो ज़्यादा जो कंसेप्ट था वो 2009 पॉलिसी में आया था, याद रखें। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसमें हमारे पास आप टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, वो चीज़ की बात हो रही है। अच्छा जी, एजुकेशन पॉलिसीज इन पाकिस्तान जनरली लैक। अब वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी 1947 से लेके 2021 तक जितनी भी हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं, उसमें ज़्यादातर मसला क्या होता है? मसला ये है प्लानिंग नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी प्लानिंग होती है हमारे पास। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज को बड़ा अच्छी तरह डिज़ाइन किया जाता है। करिकुलम, हर दौर में करिकुलम को जो है रिवाइज किया गया है अपनी दौर के मुताबिक। तो लिहाजा ये भी इशू नहीं है। टीचर्स हर दौर में जो है वो टीचर्स को अच्छे टीचर्स लिए गए हैं, ट्रेनिंग दिए गए हैं, तो ये भी नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा जोर है वो है इम्प्लीमेंटेशन पे। एक पॉलिसी बन जाती है, उसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंटेशन जो है लैक करती हैं, ये खामी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मिसाल के तौर पे 2009 की पॉलिसी के मुताबिक, कि आप 2009 की पॉलिसी देखें, 2009 देखिए कितने साल हो गए हमारे पास, 16 साल बनते हैं। 2009 पॉलिसी में हमारे पास गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने जो बीएस की जो क्लासेस हैं, बीएस कहते हैं जिसको, ठीक है, बीएस की क्लासेस को आपने कॉलेजेस में शिफ्ट करना है, और यूनिवर्सिटीज़ का काम जो है वो क्या होगा? यूनिवर्सिटीज़ का काम सिर्फ और सिर्फ एमफिल और पीएचडी होगा। ठीक है, तो यानी कि एमएस, एमफिल और पीएचडी आपने करवाना होगा। अभी आप देखें कि 2026 में आप देखें अपने सूबों में, अपने शहरों में, कि अब भी कॉलेजेस जो है वो, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कॉलेजेस एफ एफ एस सी नहीं करा सकेंगे। एफ एफ एस सी की क्लासेस जो होंगी वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होंगी। अब आप देखें, इर्द गिर्द देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। 16 साल बाद भी जो है एफ एफ एस सी की जो क्लासेस हैं वो कॉलेजेस में हो रही हैं। 16 साल बाद भी जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बीएस की क्लासेस करवा रही है। और 16 साल बाद भी कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने बीएस एजुकेशन, बीएस जो है वो प्रोग्राम को ख़त्म किया और सिर्फ फोकस हो एमफिल एम पीएचडी में। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन गैप, के पॉलिसी बन गई है लेकिन उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, चलें जी, आते हैं 79 पे। पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी लीड्स टू। अब जब पॉलिसी जो है उसको सही तौर पे लागू नहीं किया जाता तो क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी तो हो नहीं सकती, ग्रोथ भी नहीं हो सकती, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं हो सकती, तो फिर फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, मसाइल आ जाते हैं, मिक्सअप होता है, चीज़ें एक दूसरे से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, और केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और दीगर जो हमारे पास दूसरे सूबों के हवाले से जो टीचिंग के हवाले से जो टेस्ट होते हैं, एजुकेशन के हवाले से, पेडागोजी के हवाले से, उसमें तमाम मटेरियल जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल है एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद, इसी नाम से जो है हमारे पास फेसबुक पेज भी है, और ये हमारे पास बुक्स भी हैं जिसमें आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको ये बुक भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर कोई भी क्लासेस के हवाले से, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती है रेगुलर बुनियादों पे, 9 से 10 और 10 से 11, तो आप मुझसे इस नंबर पे भी अपने क्लासेस के हवाले से मालूमात ले सकते हैं, चाहे वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, या फिर हमारे पास दीगर जो टेस्ट हो। अच्छा जी, आते हैं 80 पे आते हैं। द पॉलिसी फोकसेस मोस्ट ऑन इक्विटी। तो जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया था इक्विटी पे, वो 2009 की पॉलिसी में जो है वो इस पे फोकस किया गया था। एमसीक्यू नंबर 81। द 1959 कमीशन proposed
क्या था 1959 कमीशन ने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया था? रिलीजियस डोमिनेंस पे नहीं, प्राइवेटाइजेशन पे नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग पे नहीं, साइंटिफिक एडवांसमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर किया गया था। वैसे हमारे पास ये बात देखें कि अगर हम इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो आप पॉलिसीज़ देखते हैं 1947 से लेके टू 2021 तक तमाम एजुकेशन पॉलिसीज़ में साइंटिफिक एडवांसमेंट पे जोर दिया गया है। लेकिन ये देखें, ये एक पॉलिसी के अंदर के सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस है वो पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो फोकस दी गई थी वो साइंटिफिक एडवांसमेंट पे आपको फोकस दी गई थी। चलें जी, आगे चलते हैं। द 1972 पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग। तो 1972 की पॉलिसी जो थी वो क्या थी कि किस चीज़ को ख़त्म करना है? एक्सेस को, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये हो नहीं सकता। स्कूल्स ख़त्म नहीं हो सकते, टीचर ख़त्म नहीं हो सकते। इनइक्वेलिटी को जो है वो फोकस किया गया था कि इनइक्वेलिटी को ख़त्म किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अच्छा जी, 1979 पॉलिसी प्रोमोटेड। अब देखें, मैंने कहा कि जब 1979 की पॉलिसी आती है तो इसमें इस्लामिक वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा, मकतब स्कूल्स का ज़्यादा जिक्र होगा, मॉस्क स्कूल्स यानी कि मसाजिद स्कूल का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा। तो अगर आपको इन पॉलिसीज़ के हवाले से जो है वो 1979 पॉलिसी जो है वो इस पॉलिसीज़ के हवाले से आपको जो है जिक्र मिलेगा। तो लिहाजा लिबरल एजुकेशन भी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है हमारे पास इस्लामिक वैल्यूज का। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। 1992 पॉलिसी इंक्रीज्ड रोल ऑफ। 1992 की पॉलिसी में जो है वो गवर्नमेंट का रोल जो है इंक्रीज किया गया नहीं, मिलिट्री का किया नहीं, एनजीओ का किया नहीं, प्राइवेट सेक्टर का किया। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तारीखी पस मंज़र में चलते हैं, तो 1972 में तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है उसको नेशनलाइज किया गया, सरकारी तहवील में लिया गया। लेकिन 1992 में जब हमारे पास गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट, उसने तमाम जो है वो जो एजुकेशन सेक्टर है उसको जो है कहा कि आप अभी गवर्नमेंट का मुकाबला कर सकते हैं, यानी कि अपने इंस्टीट्यूशन खोलें, प्राइवेट स्कूल खोलें, प्राइवेट कॉलेजेस खोलें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलें, और एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो बने ताकि इसमें तरक्की हो। ठीक है, तो इसलिए तो 1992 पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को जो है वो कहा गया कि आप आए और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें और मुकाबला करें मार्केट में। अच्छा जी, 1998 पॉलिसी एम्ड एट शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, मिलिट्री ट्रेनिंग या रिलीजियस रिफॉर्म। इसमें हमने देखें कि अगर आपको याद हो कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में इसको कवर किया था कि 1998 की जब बात आती है तो इसकी ड्यूरेशन 2010 तक होती है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है। क्लियर है? चलें जी, अब आगे चलते हैं। सीरियल नंबर 96 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 86। द 2009 पॉलिसी अलाइंड विथ। जो 2009 की पॉलिसी बनाई गई थी वो किस चीज़ से मुंसलिक थी? लोकल गोल्स के, हमारे जो आम तौर पे जो हमारे इर्द गिर्द के गोल्स हैं उसके ज़रिए नहीं, मिलिट्री गोल्स नहीं, इकोनॉमिक आइसोलेशन तो बिल्कुल नहीं, तो ग्लोबल एजुकेशन गोल्स। 2009 की पॉलिसी में जितने भी जो काम किया गया था वो ये था कि जो हमने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके मुकाबले करना है। अब देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या था कि जो बैचलर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है। ठीक है, तो हमारा पहले क्या था 2009 से पहले? आप याद रखें कि बैचलर जिसको हम पुरानी बीए बीएससी कहते थे, बीए बीएससी कहते थे, वो कितने साल का था? 2 साल का था। तो इसको ख़त्म करके 4 साल वाला लागू किया था। तो इस तरह जो है हमारे पास इसको जो है वो ग्लोबल एजुकेशन गोल से मुंसलिक किया गया था। क्लियर है? अच्छा जी, द 2020 पॉलिसी अलाइंड विद। जो 2020 की पॉलिसी थी वो क्या थी? ओल्ड पॉलिसीज भी थी नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग भी थी नहीं, रिलीजियस रिफॉर्म्स पे थी नहीं, तो ये एस डी जीज पे थी। एस डी जीज का डियर स्टूडेंट का क्या मतलब है? एस फॉर सस्टेनेबल, डी फॉर डेवलपमेंट और जी फॉर गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उस पे मुनसर थी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो कायदा तौर पे काम करती है। चलें जी, आगे चलते हैं। द मेजर वीकनेस ऑफ पॉलिसीज आर। जो हमारे पास जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उसकी कमजोरी क्या होती है? तो हमने इसको पिछले स्लाइड्स में कवर किया था, थोड़े लफ्ज अब यहाँ पे थोड़े इसके चेंज है, बाकी उसका जवाब बिल्कुल वही है। ओवर फंडिंग है क्या? फंड बहुत ज्यादा मिलते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता।
टू मैनी टीचर्स, ये भी नहीं है। एक्सेस स्कूल, ये भी नहीं है। तो वीक एग्जीक्यूशन है। वीक एग्जीक्यूशन है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, पॉलिसीज बड़ी अच्छी बनती है, बहुत बेहतरीन बनती है। उस पर काफ़ी अच्छा सर्वे किया होता है, अच्छा नीड्स को जो है असेस किया होता है, उस पर बाकायदा तौर पे अच्छा मैकेनिज्म बनाया होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब काम नहीं होता है उस पर। ठीक है, चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा जी, 89 पे आते हैं हमारे पास। द पॉलिसी डेट एम्फिसाइज करिकुलम स्टैंडर्ड। जो कौन सी पॉलिसी थी जिसने करिकुलम पे फोकस किया गया था? 92 था, 98 था, 2009 था या 220? तो ये 2020 है, जिसमें हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम की बुनियाद जो है वो इसी पॉलिसी के जरिए बनी। ठीक है, SNC। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अपेयर स्ट्रांगली इन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जिसमें हमने हर जो है एजुकेशन के हवाले से हर ज़रूरियात का जो हमने देखना है। अब आप कहेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ये है कि मिसाल के तौर पे कोई स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, कोई हमारे पास दूसरे चिल्ड्रन होते हैं, तो उनका ख्याल रखना या फिर माइनॉरिटी का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि किसी को कोई फ़र्क महसूस ना हो, किसी को क्या वो महसूस ना हो। तो वो हमारे पास है 2009 की एजुकेशन पॉलिसीज़। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स आर जनरली, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं हमारे पास? हमारे पास रैपिड होते हैं, स्लो होते हैं, इमीडिएट होते हैं या कंप्लीट होते हैं? तो ये हमारे पास जो है वो इसका लफ्ज़ है स्लो, क्योंकि एजुकेशन जो रिफॉर्म्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर है स्लो। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, द पॉलिसी एड्रेसिंग जेंडर डिस्पेरिटी। तो जेंडर डिस्पेरिटी को जो है वो यानी कि मेल फीमेल एजुकेशन को ख़त्म करने के हवाले से, यानी कि उसके अंदर जो गैप है उसको ख़त्म करने के हवाले से किस जगह पे काम किया गया था? तो वो 1972 में भी है, 1998 और 2009 तमाम में किया गया था। तो लिहाजा इसका हमारे पास आंसर आता है ऑल ऑफ दीज पे। ठीक है। MCQ नंबर 93, लिटरेसी इंप्रूवमेंट इज फोकस ऑफ। तो जो लिटरेसी है यानी कि शरह ख्वानदगी का जो बढ़ाने का मकसद था वो किस जगह पे था, मतलब किस पॉलिसीज में था? क्या 1972 में इस पे काम किया गया था, 2009 या 1998? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑल पॉलिसीज़। ये याद रखें कि अब तक 1947 से जितने भी हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं वो उन तमाम में लिटरेसी के हवाले से काम किया गया है। ठीक है, शरह ख्वानदगी यानी कि पढ़ना और लिखना जानता हो। अच्छा जी, हमारे पास है 1904, पॉलिसी एवेल्युएशन इन पाकिस्तान। इस पॉलिसी को जो हम एवेलुएट करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि काम कर रही है या नहीं कर रही, कितना काम किया, तो क्या वो स्ट्रांग है? नहीं। परफेक्ट है? नहीं। इमीडिएट है? नहीं। तो वीक है, एवेल्युएशन पे काम नहीं होता। यानी कि जहाँ एक दफ़ा पॉलिसी बन जाई और उसके बाद इंप्लीमेंट हो रही है तो उसको देखा जाए कि कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ पे क्या मसाइल है। उन मसाइल का जो है हल नहीं तलाश किया जा सकता, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। अच्छा जी, 95 पे आते हैं हमारे पास। 95 में है एजुकेशन प्लानिंग इन पाकिस्तान सफ़र फ्रॉम। जो एजुकेशन प्लानिंग है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है वो सही तौर पे काम नहीं करती, वो क्या है? प्लानिंग जो है वो हद से ज़्यादा होती है? नहीं। टीचर ज़्यादा है? नहीं। लिटरेसी ज़्यादा है? ये नहीं। पुअर कोऑर्डिनेशन है, महकमों के दरमियान जो है वो हमआहंगी नहीं है, फाइनेंस और एजुकेशन के दरमियान नहीं है, एजुकेशन और बाकी उसके साथ नहीं है। तो मुख्तलिफ डिविजन्स के अंदर जो है वो उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये लैक करती है। अच्छा जी, 96, मेजर पॉलिसी चैलेंज इज। तो जो पॉलिसी चैलेंज होती है वो जब एक पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम क्या होता है? करिकुलम होता है? नहीं। टीचर्स होते हैं? नहीं। एग्जाम्स होते हैं? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, जो भी पॉलिसी बनी है उसमें इम्प्लीमेंटेशन गैप ही हमारे पास जो है वो कम हुआ है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन गैप ही असल मसाइल की जड़ होती है। अच्छा जी, 97 पे आते हैं। द 2009 पॉलिसी टारगेटेड इक्विटी थ्रू प्राइवेटाइजेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम या मिलिट्री ट्रेनिंग। तो जो 1900 पॉलिसी जो थी 2009 की, उसने किया था इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे, चाहे हमारे पास अर्बन के हो रूरल के हो, वो तमाम को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिले। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास आखिरी तीन एमसीक्यूज़ हैं हमारे इस सेशन के। इसके बाद फिर हम जो थर्ड सेशन है वो अलहदा से रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों के लिए और आप लोगों को भिजवाएंगे। तो हम अभी इस सेशन में जो है वो 100 तक कवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम 101 से लेके 150 तक जो है इसको कवर करेंगे। याद रखें कि हम हर सब्जेक्ट के 200 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कंसेप्चुअल वाइज वो हम पढ़ेंगे, और उसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ताकि आपको जो है इस हवाले से अगर कोई भी इसका मिलता जुलता भी आपके पास सवाल आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। याद रखें कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूला है, और इसके अलावा आपने जो है वो मुझे बताने हैं कि और कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर मैं एमसीक्यूज बनाऊं। ठीक है। चलें जी, आते हैं। 98 सिंगल नेशनल करिकुलम रिफॉर्म मेनली इफेक्ट। तो सिंगल नेशनल करिकुलम नाम से ही ये सी आता है, तो इसका मतलब है एग्जाम पे काम नहीं किया गया, मतलब फोकस उसका इतना ज़्यादा नहीं था, टीचर्स नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, बल्कि करिकुलम था, निसाब पे ज़्यादा हमारे पास फोकस किया गया था। ठीक है। अच्छा जी, 99 पे आते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म आर ऑफन इफेक्टेड बाय। जो पॉलिसीज जो बनती हैं वो अक्सर उसको कौन मुतासिर करता है, मतलब प्रेशर किस पे ज़्यादा आता है? तो टीचर्स ट्रेनिंग पे नहीं, इम्तिहान पे नहीं, स्टेबिलिटी पे नहीं, पॉलिटिकल चेंजेस जो होती है, यानी कि एक गवर्नमेंट आती है वो एक पॉलिसी बनती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को नहीं मानती, जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंजेस इसका आंसर है कि इसकी वजह से जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो मुतासिर हो जाती है। एक का अच्छा काम भी हो तो दूसरी गवर्नमेंट उसको क्रेडिट नहीं देना चाहती, तो वो ख़त्म कर देती है पॉलिसीज़। अच्छा जी, हमारे पास आज इस सेशन का आखिरी एमसीक्यू। द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसीज इज। तो जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान की पॉलिसीज में वो कौन सा है? पॉलिसीज का है? नहीं। टीचर शॉर्टेज का है? नहीं। करिकुलम का लोड है? नहीं। तो इसका आंसर है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। पॉलिसी बन जाती है, बेहतरीन बन जाती है, बहुत ज़बरदस्त सर्वे करके उस पर इन्वेस्टमेंट करके जो है उनको मुख्तलिफ जो है नेशनल और इंटरनेशनल जो है कंसल्टेशंस करके जो है पॉलिसी बना दी जाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जाता अच्छे तौर पे, उसको एवेलुएट नहीं किया जा रहा होता कि कहाँ पे काम कर रहा है कहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एमसीक्यू नंबर 51 से लेके 100 तक कवर किया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सेशन में 101 से लेके 150 तक जो है वो एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, और टोटल जो है हम 200 एमसीक्यूज़ हर सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, ताकि आपको 200 में से जो 5 या 6 एमसीक्यूज़ आते हैं सब्जेक्ट के, तो वो आपके 100% क्लियर हों। ठीक है। तो हम बड़े जो है वो पास्ट पेपर का एनालिसिस करके जो है आपको हमने जो है ये एमसीक्यूज़ जो है वो इकट्ठे किए। तो इंशाल्लाह इसको आप पढ़ के इसको समझ के आप बड़ी आसानी से जो है आप 100% मार्क्स जो हैं वो एजुकेशन में आप ले सकेंगे। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे किस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। तो एजुकेशन एंड पेडागोजी के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।